तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की थी किसी स्ट्रिंग के लिए जब उसमें वेव ट्रेवल करती है, और हमने ये पाया था कि जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होती है वो z इज इक्वल टू रो इंटू सी के बराबर होती है, वेयर सी इज़ द स्पीड ऑफ द वेव एंड रो इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आज हम ये करना चाहते हैं कि किसी स्ट्रिंग में यदि डिसकंटिन्यूटी होती है, डिसकंटिन्यूटी का मतलब है कि स्ट्रिंग का पहला हिस्सा मान लो एक मटेरियल का है और दूसरा किसी दूसरे मटेरियल का है, या ये कह लो कि एक हिस्सा कम मोटाई वाला है, दूसरा हिस्सा ज़्यादा मोटाई वाला है, तो उस केस में नेचुरली है जो उसकी रो है वो बदल जाती है। तो उस केस में हम कहते हैं कि उस स्ट्रिंग में डिसकंटिन्यूटी है। तो हम यही चीज़ यहाँ पर स्टडी करना चाहते हैं कि उस केस में रिफ्लेक्शन कैसे होता है। क्या होता है कि जब उसमें वेव ट्रेवल करती है तो जहाँ पर डिसकंटिन्यूटी होती है वहाँ से रिफ्लेक्शन भी होता है और आगे ट्रांसमिशन भी होता है। तो यही हमारा एम है इस केस में कि हाउ डज द रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस ऑन द स्ट्रिंग एट डिसकंटिन्यूटी। सो ये हमारा आज का टॉपिक जिसको हम फर्दर स्टडी करेंगे। तो उसके लिए आप ये देख रहे हैं डायग्राम हमने बताई है। तो हम कह रहे हैं कि सपोज दैट द टू पार्ट्स ऑफ ए स्ट्रिंग are smoothly joined at a point P, where we assume x to be equal to 0, और हम ये assume करके चले हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें जो टेंशन लग रही है वो सभी की जगह सेम है। मतलब टेंशन में कोई फ़र्क नहीं आया। फ़र्क क्या आया कि ये लेफ्ट हैंड पे जो यहाँ आप देख रहे हैं ये हमने एक्सेस बनाए हुए हैं, एक एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस, और ये x इज इक्वल टू 0 पे ये हमने ये ऊपर ये वाला स्ट्रिंग का हिस्सा बताया है जो हम कर्सर की मदद से आपको दिखा रहे हैं। और इसमें ये पॉइंट P है। P के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हम एक मटेरियल की बात कर रहे हैं, राइट हैंड साइड के ऊपर हम दूसरे मटेरियल की बात कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होगी वो होगी Z1 इज इक्वल टू रो 1 इंटू C1, और राइट हैंड साइड पे जो है उसमें स्ट्रिंग की जो करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होगी वो होगी Z2 इज इक्वल टू रो 2 इंटू C2। अब जब वेव लेफ्ट हैंड से राइट की तरफ चलेगी तो हमारी ये इंसिडेंट वेव हम ये दिखा रहे हैं कि लेफ्ट से ये एरो बता रहा है कि ये वेव लेफ्ट से राइट की तरफ चल रही है, पर जब ये P पर पहुंचेगी तो इसके यहाँ पर पहुंचने पर दो पार्ट्स हो जाएंगे। एक इसका पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा जिसको हम रिफ्लेक्टेड वेव बोलेंगे, और एक इसका पार्ट आगे चला जाएगा जिसको हम ट्रांसमिटेड वेव बोलेंगे। हमने जब भी ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड वेव्स को स्टडी करना होता है तो हम इनके कोएफिशिएंट्स को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की बात करेंगे आने वाले टाइम में, पर पहले हम यही से आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास ये सारा कैसे कैसे चलता है। तो हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम दोबारा इस फिगर के ऊपर आएंगे, पर आप ये अपने मन में रखें कि लेफ़्ट हैंड साइड P पॉइंट के लेफ़्ट हैंड साइड पे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z1 इज इक्वल टू रो 1 C1 है, और राइट हैंड साइड पे कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z2 इज इक्वल टू रो 2 C2 है, वेयर C2 इज वेलोसिटी इन द ट्रांसमिटेड पोर्शन एंड C1 is the velocity in the reflected portion। आप सोचेंगे velocity C1 तो इंसिडेंट वेव की भी C1 ही होनी चाहिए, क्योंकि मीडियम एक ही रहा है इसलिए velocity C1 ही होगी इंसिडेंट वेव की भी और रिफ्लेक्टेड वेव की। पर ट्रांसमिटेड के केस में क्योंकि हमारे पास मीडियम बदल गया हुआ है इसलिए जो हमारे पास velocity बनेगी वो C2 बनेगी। तो यहाँ यही हम चीज़ें कह रहे हैं कि सपोज करो रो 1 एंड रो 2 आर द लीनियर डेंसिटीज of the two sections and V1 and V2, या C1 and C2 कह सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर C1 लिया है
तो यहाँ C1 कर लेते हैं. C1 एंड C2 आर दी लीनियर वेलोसिटीज respectively. Then C1 is equal to under root of T over rho 1. ऐसे ही यदि हम C2 की बात करें तो C2 is equal to under root of T over rho 2. और यदि मैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की बात करता हूँ तो उस केस में हम पहले ही बता चुके हैं कि Z1 is equal to rho 1 C1 and Z2 is equal to rho 2 C2 are the characteristic impedances. अब आपको मैंने आगे भी बताया कि जो हमारी इंसिडेंट वेव है, अब जो वेव है ना, वेव आप याद करो, यदि आपने +1 में पढ़ा है तो आप +1 में पढ़ते थे कि जो वेव इक्वेशन है वो होती थी y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. तो ऐसे ही जरूरी नहीं है कि हम साइन ही लें, कॉस भी तो ले सकते थे. तो y इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स ले सकते थे. और यदि हम साइन और कॉस इकट्ठे लेना चाहें तो आपको मैंने आगे ही बताया है कि दोनों को कम्बिनेशन ले सकते हैं, एक रियल पार्ट बना के एक इमेजिनरी पार्ट बना के. तो इसलिए y इज इक्वल टू आर ब्रैकेट स्टार्ट्स कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस आयोटा साइन ब्रैकेट स्टार्ट्स ओमेगा टी माइनस के एक्स ब्रैकेट क्लोज. तो ये एक इक्वेशन बनती है. उसका यदि कम्बिनेशन बनाएंगे तो आप उसको e दी पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स के टर्म्स में लिख सकते हैं. तो तभी जो वेव इक्वेशन होती है हम इस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेव इक्वेशन इन अ स्ट्रिंग. अब क्योंकि वेव चल रही है लेफ्ट हैंड साइड से, जो हमने पीछे डायग्राम आपको बताई, तो इसीलिए मैं कहूँगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है इंसिडेंट वेव का, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज वाई आई इज इक्वल टू A1 एम्पलीट्यूड है इसका, इंटू ई द पावर आयोटा ब्रैकेट स्टार्ट्स ओमेगा टी माइनस K1x ब्रैकेट क्लोज्ड. We call it as equation number 1, where A1 is amplitude of the incident traveling wave along the positive direction of x-axis, and K1 आपको पता है कि ये ओमेगा ओवर C1 होता है, या फिर 2 पाई ओवर लेमडा 1 भी आ सकता है. आप उसको करके देखेंगे तो यही बनेगा, क्योंकि ओमेगा इज 2 पाई न्यू एंड C1 ओवर न्यू इज इक्वल टू, आप पता है लेमडा होता है, तो वहाँ से आप K1 को 2 पाई ओवर लेमडा भी लिख सकते हैं और ओमेगा ओवर C1 भी लिख सकते हैं. तो यदि इसी ढंग से हम O पॉइंट के ऊपर यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ है, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव्स की बात करेंगे, तो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड जो वेव्स हैं उनकी इक्वेशंस क्या होंगी. यदि आप पिछली इक्वेशन में रियल पार्ट ले रहे हैं तो यहाँ भी रियल पार्ट आएगा, यदि इमेजिनरी ले रहे हैं तो यहाँ भी इमेजिनरी आएगा, और हम यदि रियल की करेंगे तो कॉस वाला पार्ट आ जाएगा. पर इन जनरल हम रिफ्लेक्टेड जो डिस्प्लेसमेंट है रिफ्लेक्टेड पार्ट का, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज वाई आर इज इक्वल टू B1 e रेज पावर आयोटा ब्रैकेट स्टार्ट्स ओमेगा टी प्लस K1x. कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 2. बिल्कुल इसी ढंग से यदि आप ट्रांसमिटेड वेव की बात करेंगे तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इट विल बी yt इज इक्वल टू A2 इंटू ई रेज पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस K2x. We call it as equation number 3, where B1 is the amplitude of the reflected wave, and यहाँ पर ये प्लस साइन आया हुआ है. यहाँ देखें ये इक्वेशन जो है ना 2, उसमें e दी पावर प्लस आया हुआ है. आप याद करो, जब ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चलती है वेव तो माइनस साइन होता है, और जब ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चलती है तो एक्स के आगे नेगेटिव आने के कारण नेट साइन जो है इसका पॉजिटिव हो जाता है. तो इसीलिए यहाँ पर हमने यहाँ बताया कि जो हमारी रिफ्लेक्टेड वेव है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की ओर चलेगी, क्योंकि वो वापस मुड़ जाएगी, और जो ट्रांसमिटेड वेव है वो राइट हैंड साइड की तरफ चलेगी, उसका एम्पलीट्यूड A2 होगा, और उसका जो वेव वेक्टर है वो K2 होगा. और K2 आपको पहले ही बताया हमने कि जैसे आप K1 निकाल सकते हैं वैसे ही आप K2 निकाल सकते हैं, और
यहाँ वेलोसिटी हमने c2 ली हुई है, तो यहाँ वेलोसिटी तो हम इस ढंग से k2 इज इक्वल टू ओमेगा ओवर c2, जैसे हमने पिछले केस में k1 को ओमेगा ओवर c1 लिया, यहाँ पर हम k2 को ओमेगा ओवर c2 ले सकते हैं। अब जो ये है ना कॉन्स्टेंट्स b1 a2, ये एक्चुअल में कॉन्स्टेंट्स हमें पता नहीं है, तो ये कॉन्स्टेंट्स वी आर टू इवेल्युएट, तो उसके लिए हम बाउंड्री कंडीशंस की बात करते हैं। बाउंड्री कंडीशन होती है कि जहाँ पर हमें बाउंड्री आती है एक मीडियम की और दूसरे मीडियम की, वहाँ पर क्या कंडीशंस हैं, दोज आर टर्म्ड एज बाउंड्री कंडीशंस। तो हमारी यहाँ पर ये जो बाउंड्री है P पॉइंट के ऊपर, यानी x इज इक्वल टू 0 के ऊपर ये बाउंड्री बनी हुई है। अब इतने हिस्से पे कंटिन्यूटी है, इधर और इधर राइट हैंड साइड पे अलग है P पॉइंट के, और P पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे अलग है, पर P पॉइंट के ऊपर लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है, तो ये उन दोनों की बाउंड्री बन गई। तो बाउंड्री कंडीशन के ऊपर हमारे पास कंटिन्यूटी है, वहां डिसकंटिन्यूटी नहीं है। डिसकंटिन्यूटी जाके राइट सेक्शन में हुई या फिर लेफ्ट सेक्शन में हुई, तो यही हम लेके यहाँ चल रहे हैं। तो बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर आप देखें, पहला पॉइंट है कि एट x इज इक्वल टू 0 देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी। तो इसका मतलब यदि डिसकंटिन्यूटी नहीं है तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है इंसिडेंट वेव का प्लस रिफ्लेक्टेड वेव का मस्ट बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, यानी कि जो लेफ्ट से आया, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, जो राइट हैंड साइड पे, वो बराबर होने चाहिए आपस में। तो इसीलिए हमने कहा कि वाई आई प्लस वाई आर इज इक्वल टू वाई टी, और वाई आई हमने इक्वेशन 1 2 इक्वेशंस 2 3 4 में एटसेट्रा में देखा हुआ है। तो इक्वेशन वाई आई फर्स्ट इक्वेशन थी, ये देख लेते हैं दोबारा पीछे चल के। ये देखिए ये इक्वेशन, ये वाई आई थी, याद करो a1 e रेज पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस k1x, और उसके बाद वाई आर ये इक्वेशन 2 थी, b1 e रेज पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस kx, और वाई टी इज इक्वल टू a2 इंटू ई रेज पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस kx था। तो यहाँ ये इक्वेशंस 1 2 एंड 3 यदि हम ये इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे यहाँ वाली में, तो हमारे पास क्या आएगा, वी गेट a1 इंटू ई रेज पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस k1x प्लस b1 इंटू e raised power iota omega t plus k1x, and this is equal to a2 into e raised power iota omega t minus k2x। बट हमने तो इसको बाउंड्री पे देखना है, और बाउंड्री के ऊपर तो x इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर ये ऊपर वाली इक्वेशन इसमें हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा a1 इंटू ई रेज पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस b1 ई रेज पावर आयोटा ओमेगा टी इट्स इक्वल टू a2 ई रेज पावर आयोटा ओमेगा टी, और यू सी दैट e रेज पावर आयोटा ओमेगा टी cancels out on both sides and we get a relation that is a1 plus b1 it is equal to a2। ये हम इक्वेशन 5 लिख लेते हैं, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी आने वाले टाइम में। अब दूसरी जो बाउंड्री कंडीशन है, जो दूसरी बाउंड्री कंडीशन है कि जो ट्रांसवर्स फोर्स है, जो ऊपर को वाइब्रेशनल फोर्स लगती है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, वो भी वहां पे कंटिन्यूस है, क्योंकि वहां थोड़ा चेंज है। जो चेंज है, जो फोर्स चेंज ला रही है, वो तो अलोंग एक्स एक्सिस ला रही है, वाई एक्सिस में थोड़ा ला रही है। तो इसलिए जो ट्रांसवर्स फोर्स है दैट इज टी मल्टीप्लाइड बाय करली वाई ओवर करली एक्स, या डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 कह सकते हैं। इट इज कंटिन्यूस अक्रॉस दी बाउंड्री। इसका मतलब, पर आप याद करो ना, क्योंकि टी तो कांस्टेंट है, यदि टी कांस्टेंट है इसका मतलब ये वाली चीज सिर्फ डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये कांस्टेंट रहनी चाहिए, ये कंटिन्यूस होनी चाहिए। सो यही हमने कहा कि दिस मीन्स दैट द ग्रेडियंट डी वाई ओवर डी एक्स मस्ट हैव the same value on both sides at x equal to 0। तो
टी तो हमने कांस्टेंट माना हुआ है ना, इसलिए ये वाली चीज़ दोनों और बराबर होने चाहिए। तो इसीलिए हम ये ले रहे हैं। आप कई बच्चों के मन में आ रहा होगा ये फोर्स कहाँ से आ गई, तो ये आप अपना जब पहला लेक्चर ही हमने दूसरा लेक्चर रेदर दिया था तो उसमें आप स्टडी कर सकते हैं, उसमें क्लियर कट बताया हुआ है कि ये ट्रांसवर्स फोर्स कैसे बनती है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो इसीलिए यदि हम x = 0 पे ये वाली इक्वेशंस अप्लाई करेंगे तो t तो कैंसिल हो गया सभी में, तो हमारे पास ये इसलिए ये आएगा ये dy/dx प्लस dy/r/dx प्लस इट इज इक्वल टू dy/t/dx। अब आप क्या करो, अब आप इक्वेशन फिर आ जाओ इक्वेशन 1, 2 और 3 के ऊपर, आप उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो। तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे इस विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये देखिए मैं आपको इक्वेशन 1 द्वारा बता देता हूँ, ये इक्वेशन 1 थी yi, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप पाएंगे बाकी ये सारा तो ज्यों का त्यों रहता है, पर आगे चेन रूल के कारण -k1 एक्स्ट्रा आगे आ जाएगा। ऐसे ही इक्वेशन 2 में विद रिस्पेक्ट टू x आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सारा फैक्टर ऐसे ही रहेगा, पर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा k1 के साथ ड्यू टू चेन रूल। ऐसे ही इस केस में यदि आप dy/t/dx निकालेंगे तो ये सारा फैक्टर, ये वाला जो डार्कन किया ये तो ऐसे ही रहेगा और साथ में मल्टीप्लाई आ जाएगा -k2x। ये आप करके देख सकते हैं। तो इसीलिए हमने ये सीधी वैल्यूज पुट की, ये dy/dx की, dy/r/dx की और dy/t/dx की यूजिंग इक्वेशंस 1, 2 and 3 एंड आफ्टर डिफरेंशिएशन। तो हमारे पास ये आ गया -k1 × a × e⁻t−kx प्लस k1 × b × e⁻t+kx इज इक्वल टू -k2a2 × e⁻t−k2x। पर फिर आप देखें कि हमारे पास जो कंडीशन है वो तो वही है कि x = 0, बाउंड्री के ऊपर देखना है। सो हम ये ऊपर वाली इक्वेशन में फिर x को 0 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर जब आप इसको x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -k1 × a1 e⁻t, यहाँ प्लस k1 × b1 × e⁻t एंड इट इज इक्वल टू -k2 × a2 × e⁻t। तो यहाँ फिर आप e⁻t से बोथ साइड डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज दिस फैक्टर इज नॉट इक्वल टू 0। सो ऑन डिवाइडिंग वी गेट द इक्वेशन टू बी इक्वल टू -k1 a1 प्लस k1 b1, it is equal to -k2 a2. We call it as equation number 6। पर आप याद करो, पीछे आपको बता के हटे हम कि k1 is equal to omega divided by c1 and k2 is equal to omega divided by c2। So therefore यहाँ से हम k1 और k2 की वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन 6 में, तो हमारे पास आ जाएगा -ओमेगा डिवाइडेड बाय c1 प्लस ओमेगा a1 द्वारा से बता रहा हूँ, -ओमेगा डिवाइडेड बाय c1 × a1 और प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाय c1 × b1, इट इज इक्वल टू -ओमेगा/c2 मल्टीप्लाइड बाय a2। ये कॉल इट इक्वेशन नंबर 7। पर आप याद करो हमने कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंसेस की है। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z1 is equal to ρ1 C1 which implies C1 is equal to Z1 divided by ρ1। तो यहाँ पर Z1 डिवाइडेड बाय ρ1, ऐसे ही Z2 is equal to ρ2 C2 है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि C2 is equal to Z2/ρ2। अब ये C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू, ये वाली ये C2 की वैल्यू आई और यहाँ पर ये डार्कन किया जो हमने C1 की वैल्यू आई, ये इक्वेशन 7 में पुट करेंगे
और साथ ही साथ रो से डिवाइड कर देंगे, सॉरी ओमेगा से डिवाइड कर देंगे। जब ओमेगा से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो हम कॉमन लेके Z1 हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इट इज ब्रैकेट स्टार्ट्स A1 माइनस B1 ब्रैकेट क्लोज्ड इनटू Z1 इज इक्वल टू A2 इनटू Z2, कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 8। तो हमारे पास ये इक्वेशन 8 तक हम पहुंच गए। अब हम इक्वेशन 5 जो हम पीछे कर चुके हैं, ये 5 इक्वेशन है, 5th, और इक्वेशन 8 जो अब हमने की है, इससे A1 प्लस A2 और A1 माइनस A2 निकाल सकते हैं। देखिए ये इक्वेशन 5 है, इससे A1 प्लस B1 हमें पता है, हम दोबारा लिख लेंगे इसको। ऐसे ही इस इक्वेशन को A1 माइनस B1 लिख लेंगे हम बना के, तो हम ये बन जाएगी A1 माइनस B1 इज इक्वल टू Z2 ओवर Z1 इंटू A2। तो हमने यही अगले स्टेप्स में लिया, दोबारा नंबर रख दिया उनका। तो हमने ये कह दिया कि फ्रॉम इक्वेशन 5 A1 प्लस B1 इज इक्वल टू A2, कॉल इट इक्वेशन 9 अगेन, नाउ इट इज 5 इक्वेशन। ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 8 A1 माइनस B1 इज इक्वल टू Z2 ओवर Z1 इंटू A2, वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 10। अब हम 9 और 10 को ऐड करते हैं। अब जब ऐड करेंगे तो B1 कट जाएगा तो 2A1 आएगा, तो A2 राइट हैंड साइड पे कॉमन आ जाएगा, और जब आप 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो यू विल गेट A1 टू बी इक्वल टू 1 प्लस Z2 ओवर Z1 इन पैरेंथेसिस मल्टीप्लाइड बाय A2 ओवर 2। और यदि इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज Z1 प्लस Z2 ओवर Z1 इंटू A2 ओवर 2, वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 11। ऐसे ही हम यदि इक्वेशन 10 को इक्वेशन 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा B1। यदि आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए B1 ये 2B1 बन जाएगा, 2B1 आ जाएगा 1 माइनस Z2 ओवर Z1 और A2 कॉमन आ जाएगा। तो हमने यही लिखा B1 इज इक्वल टू 1 माइनस Z2 ओवर Z1 इन पैरेंथेसिस मल्टीप्लाइड बाय A2 ओवर 2, या फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z1 इंटू A2 ओवर 2, वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 12। तो ये हमारे पास A1 और A2 की वैल्यूज आ गई, और यही वैल्यूज से हम सारे के सारे कोएफिशिएंट्स निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ एम्पलीट्यूड की। अब रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ एम्पलीट्यूड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ reflected amplitude to that of the incident amplitude। एक्चुअल में यदि आप वेव इक्वेशन देखें पीछे तो ये देखिए, ये वेव इक्वेशन थी इंसिडेंट वेव की। तो इसमें जो ये है ना A1, ये इसका एम्पलीट्यूड है वेव का। ऐसे ही यदि आप रिफ्लेक्टेड वेव की बात करेंगे तो ये जो है इसका, ये B1 इसका एम्पलीट्यूड है, ये वाला हिस्सा। और ऐसे ही ट्रांसमिटेड वेव की बात करेंगे तो ये A2 जो है ये इसका एम्पलीट्यूड है, हम पहले ही बता चुके हुए हैं ये। इसीलिए हमारे पास जब बात आती है कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ एम्पलीट्यूड क्या है, तो हम कहेंगे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ एम्पलीट्यूड इट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, दैट इज B1 ओवर A1। तो हम B1 और A1 पहले निकाल चुके हैं। ये देखिए ऊपर B1 इक्वेशन 12 में है और A1 इक्वेशन नंबर 11 में है। तो हम ये जो वैल्यूज़ हैं ये B1 की, दैट इज Z1 माइनस Z2 ओवर Z1 इंटू A2 ओवर 2, और A1 की Z1 प्लस Z2 ओवर Z1 इंटू A2 ओवर 2। तो ये इसमें पुट करेंगे तो आप देखेंगे A2 ओवर 2 कट जाएंगे और Z1 Z2 भी कट जाएंगे। तो हमारे पास डिवाइड करने पर ये आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशंस 11 एंड 12 B1 ओवर A1 इट इज इक्वल टू Z1 minus Z2 over Z1 plus Z2, and this is the reflection coefficient amplitude, amplitude of reflection coefficient ऐसे कह सकते हैं। तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ एम्पलीट्यूड देखना हो तो बिल्कुल वैसे ही डेफिनेशन बनेगी, इट इज द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव टू दैट ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। तो इसीलिए हमने ये यहाँ पर ये लिखा है
कि इट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, एंड दिस इज इक्वल टू A2 ओवर A1। और ये तो A2 ओवर A1 निकालना तो सीधा इस इक्वेशन 11 से निकल आएगा, ये पीछे हमने जो की थी। ये देखो राइट हैंड साइड पे A2 है, लेफ्ट हैंड पे A1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उल्ट पुल्ट करो तो ये ऊपर जाके आ जाएगा 2Z1 ओवर Z1 प्लस Z2। तो इसीलिए A2 ओवर A1 ये हमारे पास सीधा ही निकल गया। तो A2 ओवर A1 यूजिंग इक्वेशन 11 वी गेट इट टू बी इक्वल टू 2Z1 divided by Z1 plus Z2. So this is equation number 14. So ये हमारा आ गया है ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। अब यदि आप देखें दोनों में, चाहे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट था ये ऊपर वाला, चाहे ये था, इसमें Z तो आ रहा है पर कहीं ओमेगा नहीं आ रहा। और यदि ओमेगा नहीं आ रहा तो इसका मतलब चाहे जैसी मर्जी वेव्स हों, सबके लिए जो रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट हैं फॉर अ गिवन स्ट्रिंग वो तो सेम ही रहेंगे ना, फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग। तो यही हमने कहा कि सिंस बोथ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा एंड हेंस द एक्सप्रेशंस फॉर दीज कोएफिशिएंट्स होल्ड फॉर ऑल वेव्स ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, जैसी मर्जी फ्रीक्वेंसीज हों सभी वेव्स के लिए ये एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर हम कुछ ये आगे स्पेशल केसेस इससे रिलेटेड हैं, हमने चाहे ये पॉइंट C ले लिया हुआ है पर ये स्पेशल केसेस हैं उसके। ये है कि व्हाट इज द एम्पलीट्यूड आफ्टर रिफ्लेक्शन एट डेंसर मीडियम, दैट इज डेंस मीडियम होता है आइडियल डेंस मीडियम जिसमें Z2 इन्फिनिटी के बराबर हो जाए, मतलब बंद हो गया आगे बिल्कुल ही। तो उस केस में Z2 यदि इन्फिनिटी हो गया तो दैट इज x equal to 0 is a fixed end, then A2 is equal to 0 and there is no transmitted wave। तो उस केस में यदि हम इक्वेशन 13 से देखेंगे, आप पीछे देखो 13th इक्वेशन जो हमने निकाली B1 ओवर A1 के लिए, तो ये इक्वेशन थी B1 ओवर A1, इट इज Z1 माइनस Z2 ओवर Z1 प्लस Z2। तो यहाँ पर हम यही वेव द्वारा लेके चले हुए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर भी Z2 से डिवाइड कर रहा हूं, नीचे भी Z2 से डिवाइड कर रहा हूं, ये इक्वेशन इसमें जो हमने डार्क की है। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये राइट हैंड जो ऊपर वाला जो फैक्टर है उसमें आ जाएगा Z1 ओवर Z2 माइनस 1, और जो निचले वाला फैक्टर है उसमें आ जाएगा Z1 ओवर Z2 प्लस 1। ये देख रहे हैं आप। तो इसमें ऐसा इसलिए किया कि ए पॉजिटिव क्वांटिटी और ए नेगेटिव क्वांटिटी व्हाटसोएवर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज 0। तो इसीलिए ये ऊपर भी Z1 ओवर Z2 0 हो जाएगा, नीचे भी Z1 ओवर Z2 0 हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय +1, तो इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू -1। तो हेंस द इंसिडेंट वेव इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड बैक। -1 मतलब ये है कि एम्पलीट्यूड बदल गया। यदि ऊपर को एम्पलीट्यूड था इंसिडेंट वेव का तो रिफ्लेक्टेड वेव का नेगेटिव हो गया, एम्पलीट्यूड बदल गया, यानी कि एक फेज डिफरेंस ऑफ पाई वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो यही हम बार बार बताएंगे कि रिफ्लेक्शन के ड्यूरिंग ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई इज इंट्रोड्यूस्ड। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। फिर बात आती है कि व्हाट इज द एम्पलीट्यूड आफ्टर रिफ्लेक्शन एट रेरर मीडियम। अब मैंने बताया कि जब रेरर मीडियम की बात करेंगे तो Z2 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो Z2 0 दैट इज एट x इज इक्वल टू 0, इट इज अ फ्री एंड। फ्री एंड है तो इसीलिए फ्रॉम द अबव इक्वेशन, तो हमारी जो पिछली वाली इक्वेशन 13 थी, ये 13 वी हैव B1 अपॉन A1। आप उसमें ऊपर वाली ये देखो, ये द्वारा वही है इक्वेशन, इसमें Z2 को 0 पुट कर दो तो यहाँ आ जाएगा Z1 अपॉन Z1 एट इज इक्वल टू 1। ऐसे ही आप दूसरी इक्वेशन थी हमारी, ये वाली इक्वेशन 14, इसमें A2 ओवर A1 भी निकाल सकते थे। तो यहाँ भी Z2 को 0 पुट कर दो तो ये 2Z1 ओवर Z1 आ जाएगा। तो इसीलिए A2 ओवर A1 विल बी इक्वल टू 2। इसका मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव इज ट्वाइस दैट ऑफ द इंसिडेंट वेव, ये इसने हिस्से में। जबकि जो इसमें है एम्पलीट्यूड डज नॉट चेंज, जो रिफ्लेक्टेड सिस्टम है
उसमें इस केस में स्पेशल केस जो है यहाँ पर हमने कहा रिफ्लेक्शन एट रेरर मीडियम होता है, उस केस में एम्पलीट्यूड of reflected system is not changed, but in case of transmitted system the amplitude becomes twice. तो ये वाली चीज हमें पता होनी चाहिए। फिर इसमें एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं फ्लिक। अब फ्लिक क्या है, आप यदि बात करेंगे तो जो एंड के ऊपर जाकर होता है ना वो मोड़ पड़ता है, वापस आता है मतलब। So there is a flick at the end of a whip or the free end of the string, because when a wave traveling through the string reaches the free end, it meets a highly rarer medium. Naturally जब बिल्कुल खत्म हो गया उस केस में वहां कुछ भी नहीं है, तो rarer medium है, for which the characteristic impedance is Z2 is 0, ये पहले ही हमने कहा। तो इसीलिए the transmission कोएफिशिएंट ऑफ एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय, पिछले इक्वेशन हमने की थी ये A2 ओवर A1 इट्स इक्वल टू 2 Z1 ओवर Z1 प्लस Z2। पर आप देखें कि यदि Z2 0 के बराबर है तो उस केस में ये A2 ओवर A1 इज इक्वल टू 2 आता है। तो हमने पहले भी कहा यही चीज़ आपको कि A2 इज इक्वल टू 2A1, सो दैट इज द एम्पलीट्यूड एट फ्री एंड इज दस डबल एंड हेंस द इंटेंसिटी ऑफ वेव बिकम्स 4 टाइम्स, क्योंकि जो इंटेंसिटी होती है इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होती है। तो इस केस में क्योंकि एम्पलीट्यूड डबल हो गया तो साउंड की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी 4 टाइम्स, तो इसीलिए साउंड बिकम्स वेरी लाउड, और इसी को हम बोलते हैं कि फ्लिक है ये। सो दैट इज व्हाट वी कॉल फ्लिक। तो अभी तक आप इतना करेंगे, इसके बाद हम फिर नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे। विल बी प्रोसीडिंग फर्दर इन द टाइम टू कम। थैंक यू।